नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। ये वीडियो हमारे मायके से है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन का ये वीडियो है, कालपी कस्बे का। जालौन पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसे पोस्ट किया गया। 24 अप्रैल की बात है। कालपी के बॉर्डर पर, ये जिले का बॉर्डर है, ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर रविशंकर अपने स्टाफ के साथ खाना खाना शुरू करने वाले थे। तभी एक भूखा शख्स वहां पर पहुंचा। रवि ने अपने पास से खाना और पानी की बोतल उसे थमा दी। कोरोना संक्रमण के दौर में देश भर से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। देश के तमाम कोरोना वॉरियर्स एक कदम आगे जाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि असहायों के प्रति ये संवेदना व्यक्तिगत स्तर पर न रहे और आम दिनों में भी बरकरार रहे। जब मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत स्तर पर ना रहे तो मेरा तात्पर्य ये है कि ये समाज के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी रहे, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि मजदूरों का पांव अपने घरों की तरफ जाना बंद नहीं हुआ है। कभी दिन में तो कभी रात पर, कभी रेल की पटरी के किनारे तो कभी सड़क तो कभी खेत के जरिए मजदूर चले जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ और अपडेट्स। दुनिया भर में संक्रमण के कुल मामले 28,13,000 हो गए हैं। इसमें 7,94,000 ठीक हुए हैं और 1,97,000 मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़े हमने आज शाम को लिए। इस बात की पूरी आशंका है कि जब आप ये शो देख रहे हो तब तक मौत का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका हो। अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा 53,000 मौतें यहाँ पर हुई हैं। ब्रिटेन में भी आंकड़ा 20,000 को छू रहा है। अब भारत की बात करते हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 24,506, ठीक हुए 5,063 और मौतें 775। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1,000 नए मामले सामने आए और 52 लोगों की मौत हुई। आपने देश के आंकड़े सुने। अब मुंबई की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में एक मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने एक डेथ ऑडिट करवाया था। माने कोरोना संक्रमित से हुई मौतों पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई। इसमें सामने आया कि मुंबई शहर में लक्षण सामने आने के 6.5 दिनों में मरीज की मौत हो रही है। टू बी प्रिसाइज 6.4 दिनों में। अस्पताल में भर्ती कराने के 2.4 दिनों में मौत हो रही है। मतलब मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं और जल्दी दम तोड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि इस रिपोर्ट को मुंबई, वसई, विरार, नवी मुंबई और पालघर में हुई 133 मौतों के आधार पर तैयार किया गया। रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी ने 11 सुझाव भी दिए। इसमें मेन सुझाव क्या है? मुंबई प्रशासन अगले 4 से 6 हफ्तों के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करे। टेस्टिंग के नियमों में ढील दी जाए। गर्भवती महिलाओं, उम्रदराज लोगों और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा, किडनी की बीमारी या फिर कैंसर जैसी बीमारी के मरीजों की टेस्टिंग लक्षणों का अंदेशा होते ही करा ली जाए। इसके अलावा झुग्गियों में एम्बुलेंस तैनात की जाए और अस्पताल में 1/3 स्टाफ को रोटेशन के आधार पर कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए लगाया जाए। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि भारत में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है और जब बहुत ही प्रकट लक्षण हो रहे हैं तब ही टेस्टिंग हो रही है। और क्या है अपडेट? केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते 16 मार्च को देश भर के शिक्षण संस्थानों को बंद करवा दिया था। साल 2020-21 का अकादमिक सत्र अभी तक चालू नहीं हो पाया। परीक्षाओं और सत्र चालू करने पर सरकार को सलाह देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो जुलाई के महीने में करवाएं और नया सेशन जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू किया जाए। कमेटी अपनी रिपोर्ट यूजीसी को देगी, जो कॉलेजों के लिए पूरे देश में विस्तृत गाइडलाइंस बनाएगा। इसके अलावा एक अपडेट कोरोना के मोर्चे पर नए तरीके खोजने का है। सरकार नए तरीके खोज रही है। दूसरी तरफ उसी सरकार में शामिल माननीयों का ध्यान दूसरी तरह के कामों में खप रहा है। यूपी के देवरिया में पड़ता है सलेमपुर इलाका। ये एक लोकसभा सीट है और यहाँ से सांसद हैं भाजपा के रविंद्र कुशवाहा। नेताजी ने विदेश यात्रा से लौटे लोगों और तबलीगी जमात सदस्यों की जानकारी देने वालों के लिए 11,000 रुपए का इनाम रखा है। सांसद जी का तर्क है कि लोग जानकारी छिपा रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे। हम नेताजी की चिंता से इत्तेफाक रखते हैं, तरीके से नहीं।
ये बात सही है कि लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपा रहे हैं और तबलीगी जमात के सदस्यों के तो हिस्ट्री छिपाने की लगातार खबरें आ रही हैं। अभी पिछले दिनों ही प्रयागराज में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया, कई विदेशी लोगों के साथ भी। लेकिन इन्हें ढूंढ निकालने का काम पुलिस और प्रशासन का है। आम लोग अगर इस तरह से इनाम घोषित करने लगेंगे तो एक विजिलेंटे जस्टिस सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जिसमें लोग लोगों की मुखबरी, लोग लोगों पर इनाम और आगे चलकर लोग लोगों को सजा देने लगेंगे। इसी से लोग कानून अपने हाथ में लेने को प्रेरित होते हैं। अगर आप जानते हैं कि कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपा रहा है तो फौरन इसकी सूचना प्रशासन को दें, सांसद जी को नहीं, और वो भी इनाम के लालच के बगैर, क्योंकि सबसे बड़ा इनाम तो जिंदगी है। हमारे देश के सब नागरिक जीवित रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रशासन के साथ सहयोग किया जाए। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल की शाम को लॉकडाउन में कुछ ढील दी। दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति मिली। शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन था कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कितनी देर खुलेंगी, लेकिन अब सब साफ हो गया है। तो बड़ी खबर में सबसे पहले केंद्र के इस बड़े आदेश पर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात का गोदना बना लीजिए कि कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को लेकर कोई नई छूट नहीं दी गई है। यहाँ लॉकडाउन जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो आपको अपने घरों से कतई नहीं निकलना है, और जो इस जोन से या हॉटस्पॉट से बाहर हैं उनके इलाकों में क्या छूट है। नगर पालिका या नगर निगम की सीमा के बाहर पड़ने वाली सभी दुकानें, इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें भी हैं, खुल सकती हैं। गांव देहात के इलाकों की सब तरह की दुकानें खुल सकती हैं। नगर पालिका या निगम की सीमा के अंदर सिर्फ वही दुकानें खुल सकती हैं जो घरेलू आबादी के बीच में हैं, जैसे 5-6 मकान हैं, गली में 10-20 मकान हैं और किसी मकान के नीचे कोई दुकान है। ये दुकान ज़रूरी नहीं परचून की हो। परचून की दुकानों के अलावा जो नॉन एसेंशियल सर्विस से जुड़ी दुकानें हैं, मसलन कपड़ों की दुकान, वो भी खुल सकती है। लेकिन अगर एक कोई बाजार है जहाँ इकट्ठे 20, 50, 100 दुकानें हैं तो वो नहीं खुलेगा। शहर की सीमा से बाहर पंजीकृत बाजार की दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा देहाती इलाकों में सभी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन शराब की दुकानें चाहे शहर हो चाहे देहात बंद रहेंगी। और अच्छा ही है, जो लोग अपनी तलब के मारे हैं वो ये जान लें कि इसके बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या क्या बंद रहेगा? अभी भी सारे सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल बंद रहेंगे, चाहे नगरपालिका की सीमा के अंदर हो या बाहर। शहरी सीमा के अंदर मार्केट कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें तो बंद रहेंगी ही। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, अम्यूजमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। ये छूट सशर्त दी गई है, ये याद रखिए। जो दुकानें खोलने की दी गई है, जो दुकानें खुलेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। मसलन 50% से ज़्यादा स्टाफ दुकान में ना आए, सभी कर्मचारी मास्क पहने, खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, उनके लिए भी निर्देश है, वो सिर्फ ज़रूरी सामान ही बेच पाएंगी, दवाएँ, खाने पीने का सामान। ये नहीं कि कूलर फ्रिज भी बेचने लगे। इसकी उन्होंने छूट मांगी थी, सरकार ने नहीं दी, और इससे जो रिटेल दुकानदार हैं वो बड़े खुश हैं। इसके अलावा आदेश सामने आया तो सोशल मीडिया पर गंद भी सामने आई, उसके बारे में भी बता दें आपको। लोगों ने एक अजीब कुतर्क उछाला, अफवाहबाजी दिखाई और नरेंद्र मोदी सरकार पर एक गलत इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम? कि नवरात्र में कोरोना के केस 250 थे, आज देश में 24,000 से ज़्यादा केस हैं। नवरात्र में कर्फ्यू और रमज़ान पर छूट, वाह मोदी जी। सच्चाई क्या है? ये बात सही है कि दुकानें खुलने से रमज़ान की खरीदारी करने वालों को कुछ सहूलियत होगी, लेकिन ये जान लीजिए कि दुकानें खोलने का फैसला सरकार ने त्योहार देखकर नहीं किया है। 2 वजहें हैं इस फैसले की। पहली, सरकार लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा देकर दावा कर रही है कि भारत में हालात अपेक्षाकृत बेहतर है। दूसरी बात, देश को लॉकडाउन की बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, इसलिए सरकार चाह रही है कि हालात जहां सामान्य हों वहाँ थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधि होती रहे। इससे लॉकडाउन का इकोनॉमिक शॉक कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून 2005 के नियम ये कहते हैं कि राज्यों को अगर ये लगे कि छूट देने से उनकी कोविड-19 स्ट्रेटजी पर असर पड़ेगा तो वो ये छूट अपने स्तर पर वापस भी ले सकते हैं। मतलब स्थानीय प्रशासन ये तय करेगा कि आपके इलाके में छूट देने लायक हालात हैं या नहीं। रही बात नवरात्र की, तो उसमें भी ज़रूरी पूजा सामग्री और भोजन सामग्री की दुकानें खुली हुई थी। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है और जो कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी मेरा धर्म तुम्हारा धर्म के कुतर्कों में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक रोज़ उनको भी सन्मति आए। गांधी जी ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना किया करते थे, सबको सन्मति दे भगवान। अगर आपके इलाके में बाजार खुल रहे हैं
तब भी हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। चौराहेबाजी करने के लिए, हवाबाजी करने के लिए, लफंडरी करने के लिए बाहर ना निकलें, वरना क्या होगा? वो होगा जो चेन्नई में 24 अप्रैल की शाम को हुआ। तमिलनाडु सरकार ने 24 अप्रैल के दिन चेन्नई समेत राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन को सख्त करने का आदेश दिया और इसके बाद आदेश के वाले दिन ही शाम को चेन्नई के बाजारों में भीड़ लग गई। आप ये जान लीजिए कि इस भीड़ में किसको कोरोना है, कोरोना वायरस किसके जरिए आप तक पहुंच सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबको बीमारी होने से पहले लगता है हमको नहीं होगा, हम तो ठीक हैं, हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, हम तो बहुत साफ रहते हैं। आपके ये सारे तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं, क्योंकि वायरस बहुत बारीक है और वो दस्तक देने से पहले आपसे आपकी इजाज़त नहीं मांगेगा। भीड़ से दूर रहिए, संक्रमण से बचिए। चलिए, संक्रमण से सावधानियां खूब बता दी गई, अब कुछ और पहलुओं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, पेड़ के नीचे भीड़ जमा है, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब दिख रहे हैं। ऊपर से पानी जैसा लिक्विड गिर रहा है। नीचे खड़े ये लोग हथेलियों में भरकर पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? कोरोना की चमत्कारी दवा मानकर। ये तस्वीर बिहार के मधेपुरा की है, और सटीक बताएं तो मधेपुरा में रघुनाथपुर के कोल्हाय पट्टी की तस्वीर है। यहाँ एक आग के पेड़ में कई दिनों से पानी जैसा लिक्विड टपक रहा था। गांव वाले समझ बैठे प्रभु की लीला है, ईश्वर ने हमारे लिए कोरोना की दवा भेजी है। पानी को दवा मानकर पीने वालों की भीड़ लग गई। जैसे जैसे खबर फैली वैसे वैसे भीड़ बढ़ी। लोग भूल गए कि लॉकडाउन है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अब सुनिए इस चमत्कार की सच्चाई। मधेपुरा के जिला कृषि अधिकारी राजन बालन ने हमें बताया कि जिस पानी को लोग दवा समझकर पी रहे थे वो जानलेवा भी हो सकता था। पेड़ से ये पानी क्यों टपक रहा था, सुनिए कृषि अधिकारी की बात। एक्चुअली है क्या, वो तो एक तो जानते ही है, मधेपुरा थोड़ा सा लिटरेसी में पीछे डिस्ट्रिक्ट है। वही अंधविश्वास के कारण वो जो हम लोग वहाँ जो ऑब्जर्व किए, वहाँ का वो जो अकवन का पेड़ था जिसको आक भी बोलते हैं, वो पेड़ काफी पुराना हो चुका है। पुराना होने के कारण उसमें काफी देखे इंसेक्ट वगैरह लगा हुआ, कीट व्याधि का पूरा प्रकोप है। पूरा सारा पेड़ जो है वो कीट व्याधि से ग्रसित है। के कारण वो कीड़ा जो है उसके अंदर स्टेम तक प्रवेश कर गया, तना के अंदर, और उसमें अकवन में आप लोग जानते होंगे एक दूध जैसा तरल पदार्थ होता है, और उसी को वो कीड़ा चाट रहा है। और जो उसके बाद जो चाटने के बाद जो अवशेष है वही बूंद बूंद करके पानी की तरह पेड़ से टपकता है, और जिसको वहाँ के लोग दैविक प्रकोप मान के उसी बूंद बूंद पानी को अपना हाथ में चुल्लू में लेके ग्रहण भी कर रहे हैं। तो आसार है कि यही कोरोना का इलाज। तो ये थी पेड़ से निकलने वाले द्रव की सच्चाई। कृषि अधिकारी की चेतावनी के बाद भी लोग नहीं रुक रहे थे। अब मधेपुरा के डीएम ने हमें बताया कि लोग नहीं रुके तो पेड़ को ही कटवा दिया गया। आप सोचिए, कोरोना को लेकर जागरूकता का देश में क्या हाल है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, ऐसी चमत्कार वाली देसी दवाओं से कोरोना के इलाज में मत फंसिए, ये जानलेवा हो सकता है। हमने शो में ही आपको ईरान का उदाहरण दिया था, जहां किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अल्कोहल से कोरोना का इलाज होता है। शराब वहां मिलती नहीं थी, लोग फैक्ट्री वाले अल्कोहल को पीने लगे और सैकड़ों की मौत हो गई। इन उदाहरणों से सीखना चाहिए। कोरोना की अभी कोई दवा नहीं बनी है, बनेगी तो हम आपको बताएंगे। अफवाहों के बजाय हमारा ये वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों तक झूठ नहीं सत्य पहुंचे। और आपके आसपास अगर कोई झूठ फैला रहा है तो हमें बताइए। वैसे झूठ की बात से ट्रंप याद आ गए। कल्याणी 24 अप्रैल को हमने आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक खबर बताई थी। ट्रंप का बयान जिसमें उन्होंने कीटाणुनाशक के इंजेक्शन से कोरोना ठीक करने का तरीका बताया था। खूब जगहसाई हुई। अब ट्रंप अपनी बात से पलट गए। शुक्रवार को जब कोरोना पर व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप आए तो रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि साहब, आप वाले सुझाव की तो बड़ी आलोचना हो रही है। जवाब में ट्रंप खेल गए, बोले सुझाव नहीं, सरकाजम था, व्यंग था। बोले कि मैंने तो आप रिपोर्टर से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा था कि क्या कीटाणुनाशक का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें। ट्रंप ने सरकाजम वाली बात की तो 2-3 बार दोहरा कर की और ये जताया कि वो सर्वज्ञानी है। लोग ही उनको नहीं समझ पा रहे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का सफ़ेद झूठ है। गुरुवार की प्रेस ब्रीफिंग वाला वीडियो हमने आपको दिखाया था, आज फिर देखिए। इंजेक्शन वाली बात कहते वक्त ट्रंप के चेहरे पर गंभीरता की कोई कमी नहीं दिख रही। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों की तरफ देखकर सुझाव दिया था और अब उल्टा रिपोर्टर्स की समझ पर ही सवाल उठा रहे हैं। हिंदी के हमारे एक महान व्यंग्यकार हुए
खोज कर आपको पूरा पढ़ना चाहिए। हरिशंकर परसाई, वो बहुत पहले लिख गए थे। बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है। अपनी बेइज्जती में रिपोर्टर्स को शामिल कर शायद ट्रंप भी आधी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन बेइज्जती करवा ली है, ये बात ट्रंप के चेहरे पर साफ दिखी। शुक्रवार वाली प्रेस ब्रीफिंग सिर्फ 22 मिनट में ही खत्म कर दी गई। ये व्हाइट हाउस की कोरोना पर अब तक की सबसे छोटी प्रेस ब्रीफिंग है। एक खबर अमेरिकी चैनल CNN ने भी व्हाइट हाउस अपने सूत्रों के हवाले से छापी। खबर यह है कि ट्रंप के सहयोगी और सलाहकार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वाली डेली प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप न जाएं। पिछले हफ्ते ट्रंप को यह सलाह दी भी गई तो वो नहीं माने। अब आप सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों को कोरोना से ज़्यादा ये चिंता सताती है कि उनके राष्ट्रपति कोरोना पर बोलते हैं तो क्या ही बोल देते हैं। वैसे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर कोई राष्ट्रपति ट्रंप की तरह उलझुल बयान दे तो चिंता तो होगी। हमारे पास ट्रंप के लिए एक सुझाव है। आपका दुश्मन मुल्क, आपकी नज़र में ईरान, वहाँ बच्चों को शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी पढ़ाई जाती है। इसमें फारसी का एक शेर है, तामरद सुखन ना गुफ्ते बाशद एबो हुनरश ना हुफ्ते बाशद, यानी आदमी कम बोलेगा तो बेवकूफ़ियाँ भी छिप जाएंगी। फिलहाल कोरोना के मामले में तो शेख सादी की ये सलाह ट्रंप जी आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। इससे अपनी नहीं तो कम से कम आपके देश अमेरिका की इज्जत बच जाएगी और आप उनकी जान बचा पाएंगे जो आपको बताए इलाज को गंभीरता से ले रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि अमेरिका में ट्रंप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत की बात करो। भारत में जब भारत के मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल तो इंतज़ार है। अब कोरोना वायरस से जुड़ा एक नया सच बता देते हैं। कोविड-19 सांस की बीमारी है, फेफड़ों में अटैक होता है। औसतन 100 में से 5 मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये बातें तो पहले से ही ज्ञात हैं, तो नई बात क्या है? अब फेफड़ों के बाद किडनी पर वायरस का असर होने की बात सामने आ रही है। कई मरीजों के लिए डायलिसिस मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। कई मामलों में किडनी फेल होने से मरीज की मौत हो रही है। वुहान में कोरोना मरीजों पर रिसर्च के बाद एक स्टडी छपी। इसमें दावा किया गया कि 27% मरीजों की किडनी फेल हो गई। एक रिसर्च अमेरिका में भी हुई। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज़ ने माना कि एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि किडनी के काम करना बंद कर देने वाली शिकायत 15% कोरोना मरीजों में है। कोरोना के जिन गंभीर मरीजों को ICU में भर्ती कराया गया उनमें भी किडनी डैमेज के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। आप पूछेंगे, कोरोना वायरस तो मुंह में स्वैब के बाद फेफड़ों में जाता है, तो फिर किडनी पर असर कैसे होता है? और यही बात वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रही। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना में किडनी फेलियर की 2 थ्योरी है। पहली तो यही कि जैसे वायरस फेफड़ों में सीधा अटैक करता है वैसे ही किडनी तक भी पहुंच जाता होगा। ACE2 इस एंजाइम की सेल्स किडनी पर होती हैं। अनुमान है कि कोरोना वायरस के लिए भी यही सेल्स एंट्री पॉइंट बनाती हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि वायरस किडनी तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता होगा। कोरोना संक्रमण के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम सुपर एक्टिव हो जाता होगा। इससे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं और ये किडनी जैसे अहम अंगों के टिश्यू को डैमेज कर देती होंगी। इसी से किडनी फेलियर हो जाता होगा। अब तक रिसर्च चल रही है, ये हाइपोथेसिस यानी कि अवधारणाएं। शो खत्म करते हैं, लेकिन आखिरी हिस्से में जाने से पहले आपको एक अच्छी पहल बताते हैं। इस हफ्ते हमने शो में सवाल उठाया था कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। यूपी सरकार कोटा से छात्रों को ला सकती है, तो फिर मजदूरों को क्यों नहीं ला रही? हमारे सवाल सरकारों तक पहुंचे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन खबर का मकसद पूरा होता दिख रहा है। यूपी सरकार ने एक बड़ा और अच्छा फैसला लिया है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लाया जाए, सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए और इसके लिए अधिकारी प्लान बनाएं। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई कि यूपी के 5 से 10 लाख तक मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हो सकते हैं, जिनको अगले 2 महीनों में वापस लाया जाएगा। लेकिन कैसे लाएंगे? अभी तक यूपी सरकार का क्या विस्तृत प्लान है उसकी भी जानकारी, और प्रवासी मजदूर जहाँ जहाँ हैं वहाँ उनकी स्क्रीनिंग हो, टेस्ट हो और उसके बाद यूपी सरकार उनको लाएगी, बसों से उनके ज़िलों तक पहुँचाएगी। इसकी विस्तृत रूपरेखा बन रही है। इस पर जो भी डिटेल्स आएंगे वो बताए जाएंगे। मैं दोहरा के कह रहा हूँ, डिटेल्स का इंतज़ार करिए। अभी पॉलिसी के लेवल पर फैसला हुआ है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा आपको लोकल एजेंसीज बताएंगी, सरकार अपने प्रचार माध्यमों के जरिए बताएगा, ललन टॉप बताएगा। होगा क्या इस प्रोसेस में? जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कि इन लोगों को वापस लाने के बाद इनके ज़िले में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इसके बाद ही घर भेजा जाएगा। ये पहल अच्छी है और इसलिए विपक्षी भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर आज योगी सरकार को साधुवाद दिया।
अब इसमें अपनी तरफ से बस एक बात हम जोड़ना चाहते हैं, मजदूर दूसरे राज्यों के भी अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। ये बिना रोजगार के लोग परदेश में, और परदेश से यहाँ पर तात्पर्य गांव के लहजे में है। गांव के लहजे में क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में काम कर रहे होते हैं, तब इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर फंसे मजदूरों की हालत हम और आप अच्छे से जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यूपी की तरह दूसरे राज्यों की सरकारें भी मजदूरों को लाने के लिए धीमे धीमे व्यवस्थित ढंग से सारे मेडिकल इंतजामात के साथ व्यवस्था करें, फैसला करें। अगर ऐसा करना है तो बहुत एहतियात बरतें और केंद्र के साथ, केंद्र के आदेशों और केंद्र के निर्देशों के तहत ही ऐसा करें, वरना ये जो इतनी बड़ी कवायद हो रही लॉकडाउन की, वो विफल भी हो सकती है। तो सावधानी के साथ संवेदना दिखाई जाए। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।